नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर स्वागत है। मैं परवेश कुमार सिन्हा आज एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो हम आपके लिए मेहनत करते हैं उसका एक हमें उत्साह मिलता रहे और अब दोगुने उत्साह के साथ आपके समक्ष वीडियो लेकर उपस्थित होता रहूं। दोस्तों आज का टॉपिक है आदिकार का परिचय, प्रवृत्ति एवं कथन। अगर आप बीपीएससी टी 4.0, टीजीटी, पीजीटी 6 से लेकर 12 तक हिंदी के किसी भी वर्ग की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने जा रहा है। यानी कि चाहे आप 6 to 8 का कर रहे हो, 9 to 10 का कर रहे हो या 11 to 12 का कर रहे हैं, सभी के लिए ये जो है वीडियो महत्वपूर्ण होने जा रहा है। और साथ ही साथ अगर आप हिंदी से संबंधित कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो उसके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, जैसे KVS, जेटेट आदि। तो आप इस वीडियो से जो है तैयारी करके उस एग्ज़ाम को, हिंदी से संबंधित कोई भी एग्ज़ाम है उसको जो है करेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप हिंदी विषय के किसी भी वर्ग की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने जा रहा है। इस वीडियो में हम आदिकार का परिचय, प्रवृत्ति एवं उसके कथन के बारे में जानेंगे। ये 9वां क्लास है। 8 क्लास जो है बीपीएससी टी 4.0 का हो चुका है और 2 प्रैक्टिस सेट हो चुका है। रात्रि 9 बजे से क्लास चलती है। आप लोग जुड़कर अपने जो है तैयारी को गति प्रदान कर सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आप बीपीएससी 4.0 का नोट्स और प्रैक्टिस सेट पाना चाहते हैं तो हमारे नंबर 7261815307 पे आप पेमेंट करके 249 रुपया स्क्रीनशॉट भेज दीजिए इसी नंबर पे व्हाट्सएप। तो हम इधर से आपको जो है उपलब्ध करवा देंगे नोट्स और प्रैक्टिस सेट। तो आप जो है किसी भी माध्यम से पेमेंट करके स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो हम आपको नोट्स और प्रैक्टिस सेट उपलब्ध करवा देंगे। तो चलिए बिना देर करते हुए आज के टॉपिक को देखते हैं, क्या है, कैसे है, समझेंगे और इससे संबंधित जो MCQ है उसको भी देखेंगे, क्योंकि जब तक MCQ नहीं देखेंगे तो पता नहीं चलता है कि कैसे प्रश्न पूछता है। तो साथ साथ उसको भी जो VVI MCQ है उसको देखते चलेंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और अपनी तैयारी को जो है गति प्रदान कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं बिना देर करते हुए टॉपिक की ओर। नामकरण और कार्यभारण को पहले हम लोगों ने देख लिया है पिछले वीडियो में, तो आप लोग उसको नहीं देखें तो वहां से जाकर देख सकते हैं। इसमें हम सामान्य परिचय देखेंगे। तो पहला बिंदु है आदिकाल का समय सामान्यतः 1000 ईस्वी से माना जाता है, लेकिन हिंदी के उद्भव को लेकर कुछ पीछे के साहित्यों को भी इसमें समाहित किया जाता है ताकि हिंदी की परंपरा को समझने में आसानी हो। देखिए यहाँ एक बात निकल कर आई कि 1000 से जो है हिंदी का आदिकाल का समय माना जाता है 1000 ईस्वी से, लेकिन उसके कुछ पिछले साहित्य जो पीछे यानी 800-900 ईस्वी बीसन में जो साहित्य लिखे गए उसका भी थोड़ा जानकारी यहाँ दिया जाता है ताकि हिंदी को परंपरा जो आदिकाल शुरुआत हुआ उसको समझने में आसानी हो सके। रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का समय 1050 से 1375 संवत तक माना है, लेकिन सामान्यतः 1000 ईस्वी माना जाता है। रामचंद्र शुक्ल का कथन है, सिद्धों और योगियों की रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती। वे जो है शुद्ध साहित्य के अंतर्गत सिद्धों और योगियों की रचनाओं को महत्ता नहीं देते हैं, लेकिन जब हजारी प्रसाद द्विवेदी अपना साहित्य रचना करते हैं तो उसमें सिद्धों और योगियों को भी समाहित करते हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि रामचंद्र शुक्ल का कथन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है परीक्षा की दृष्टि से, इसलिए मैंने इसको समाहित यहाँ पे किया है। आदिकाल के अंतर्गत विभिन्न साहित्य आते हैं जो इस प्रकार है। आदिकाल के अंतर्गत विभिन्न साहित्य आते हैं जो इस प्रकार है। सबसे पहले जो है सिद्ध साहित्य आता है। सिद्ध साहित्य को मैंने देखा तो सिद्ध साहित्य से जो है पिछले बार जो बीपीएससी का एग्जाम हुआ था उसमें प्रश्न पूछा गया था। तो हम लोग सबसे पहले सिद्ध साहित्य के बारे में जानते हैं। बौद्ध धर्म की 2 शाखाओं हीनयान व महायान में महायान को ब्रजयान भी कहते हैं। ब्रजयानियों को ही सिद्ध कहा गया है। सिद्धों ने बौद्ध धर्म के ब्रजयान तत्व का प्रचार करने के लिए जो साहित्य जन भाषा में लिखा वह हिंदी के सिद्ध साहित्य की सीमा में आता है।
यहाँ देखिए स्पष्ट हो गया कि ये जो सिद्ध साहित्य जो है उसमें ब्रजयानियों के जो प्रचार के लिए साहित्य रचा गया उसी को इसमें समाहित किया गया है। सिद्धों ने संधा भाषा शैली का प्रयोग किया। इसका प्रभाव नाथों से होता हुआ भक्तिकारी निर्गुण संत कवियों पर पड़ा और उन्होंने उलटबासियां लिखी। सिद्धों की भाषा को संधा भाषा का नाम मुनिदत्त और अद्वैय वज्र ने दिया। देखिए यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि उलटबासियों का प्रयोग जो भक्तिकालीन कवियों यानी कबीर आदि पे पड़ता है तो कहाँ से आया है? तो सिद्ध साहित्य से वो लिया गया है उलटबासियां। सबसे पहले उलटबासियां जो है यहाँ सिद्ध साहित्य में ही देखने को मिलती है। आगे जब हम लोग बढ़ते हैं, प्रथम सिद्ध सरहप्पा सहज जीवन पर बहुत बल देते थे। इसी से ब्रजयान को सहजयान भी कहा जाता है। यानी सरहप्पा जो है प्रथम सिद्ध थे, वे सहज जीवन जो है उस पर बहुत ज्यादा जोर देते थे। इसी से ब्रजयान को सहजयान भी कहा जाता है। आगे के बिंदु में है, सिद्धों ने महासुखवाद का परिवर्तन किया। महासुख यानी महासुख वह दशा बताई गई है जिसमें साधक शून्य में इस प्रकार विलीन हो जाता है जिस प्रकार पानी नमक पानी में। यानी महासुख वह दशा है जो शून्य में विलीन हो जाता है, जिस प्रकार पानी में नमक घुल जाता है उसी प्रकार जो है महासुख में घुल जाता है। इस दशा का प्रतीक खड़ा करने के लिए युगनद की भावना की गई। युगनद मतलब इसी स्त्री पुरुष का आलिंगनबद्ध मान एक दूसरे में समाहित, एक दूसरे में मिल जाना। तो देख रहे हैं किस तरह के जो है सिद्धों की जो है महत्ता था। सिद्धों की संख्या 84 है। इसका केंद्र श्री पर्वत था। ये प्रश्न पूछा जाता है सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई है? तो 84 मानी गई है। रामचंद्र शुक्ल और राहुल सांकृत्यायन ने 84 सिद्धों के नाम का उल्लेख किया है। ये सिद्ध अपने नाम के पीछे पा जोड़ते थे। पा आदरार्थ पाद शब्द है। कुछ प्रमुख सिद्ध निम्न है, जैसे सरहप्पा, सबरप्पा, रूपिप्पा, दोभिप्पा, तन्हप्पा, कुकुरिप्पा, शांतिप्पा आदि। यानी कि 84 सिद्धों में ये महत्वपूर्ण जो है कुछ नाम है यहाँ पे दिया गया है और सभी के पीछे पा शब्द जो जोड़ा जाता था वो आदर का सूचक था। सरहपाद को सरहपाद, सरोजवज, राहुल भद्र आदि कई नामों से जाना जाता है। दोहा के इसका प्रसिद्ध ग्रंथ है। इन्होंने पाखंड, आडंबर आदि का विरोध किया तथा गुरु सेवा को महत्व दिया। यानी दोहा कोश जो है सरहप्पा का प्रमुख रचना है। उन्होंने पाखंड और आडंबर का विरोध किया और गुरु सेवा की महत्ता को स्थापित किया। सबरप्पा सरहप्पा के शिष्य थे। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ चर्यापद है। ये एक प्रकार का गीत है जो प्राय अनुष्ठानों के समय गाया जाता है। यानी चर्यापद जो है सबरप्पा की रचना है, ये पूछा जाता है तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। अब आगे हम लोग और बढ़ते हैं, देखते हैं आगे के साहित्य को। तो अगला जो है वो आता है नाथ साहित्य। नाथ साहित्य आता है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। सिद्धों की वाम मार्गी भोग प्रधान योग साधना की प्रतिक्रिया के रूप में आदिकाल में नाथ पंथियों की हठ योग साधना आरंभ हुई। राहुल सांकृत्यायन नाथ पंथ को सिद्धों की परंपरा का ही विकसित रूप मानते हैं। यानी सिद्धों के वामपंथी जो वाम मार्गी थे उसकी प्रतिक्रिया के रूप में जो है नाथ पंथ का उदय हुआ जो हठ योग को मानते थे। इसी में जो है गोरखनाथ और पतंजलि जो है इसी को लेकर आगे बढ़े हैं। गोरखनाथ ने ही 6 चक्रों वाला योग मार्ग हिंदी साहित्य में चलाया था। नाथों की संख्या 9 मानी गई है। कुछ प्रमुख नाथ मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, चरपटनाथ, जलंधरनाथ आदि हैं। पंजाब में नमक के पहाड़ों के बीच बना बारनाथ काटेरा नामक धार्मिक स्थल जो है नाथों से संबंधित है। ये प्रश्न पूछा जाता है कि बारनाथ काटेरा किस साहित्य से संबंधित है या किससे जुड़ी हुई? तो नाथों से संबंधित है। आगे हम लोग देखते हैं। डॉक्टर पीतम्बर दत्त बरथवाल ने गोरख के 14 ग्रंथों को प्रमाणिक मानकर उनका संपादक गोरखवाणी के नाम से किया। गोरखवाणी का संपादक किसने किया? तो डॉक्टर पीतम्बर दत्त बरथवाल ने किया, जो गोरखनाथ के 14 जो है ग्रंथों को प्रमाणिक मानकर किया है। ये प्रश्न पूछा जाता है बराबर। आगे जो पॉइंट है, नागार्जुन, गोरखनाथ, चरपट और जलंधर का नाम नाथ और सिद्ध दोनों में गिना जाता है। यानी ये जो चारों
हैं वो नाथ में भी आते हैं और सिद्ध में भी आते हैं, दोनों जगह इनकी चर्चा होती है। इसके संबंध में कुछ कथन है। पहले रामचंद्र शुक्ल कथन को देखते हैं। गोरखनाथ के नाथ पंथ का मूल भी बौद्धों के यही ब्रजयान शाखा है। 84 सिद्धों में गोरखनाथ भी गिन दिए गए हैं, पर यह स्पष्ट है कि इन्होंने अपना मार्ग अलग कर लिया। ये जो है आचार्य शुक्र का कथन है। आगे जो कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। इन्होंने लिखा है कि शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमामंडित भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। भारतवर्ष के कोने कोने में उनके अनुयायी आज भी पाए जाते हैं। भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का मार्ग भक्ति मार्ग ही था। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। ये जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। इस प्रकार हम लोगों ने नाथों के विषय में जाना। अब हम लोग जैन जो साहित्य है उसके विषय में जानते हैं। तो जैन साहित्य, इसका प्रथम बिंदु है सिद्धों का प्रभाव भारत के पूर्वी भागों में अधिक रहा तो नाथों का पश्चिमी भाग यानी राजपूताना और पंजाब में। जैनों ने अपना अधिकांश काव्य राजस्थान, गुजरात और दक्षिण में लिखा। नेक्स्ट बिंदु है जैन कवियों की रचनाएं आचार, रास, फागु चरित्र जो है आदि विभिन्न श्रेणियों में मिलती है। फागु जो है बसंत ऋतु, होली आदि के शुभ अवसर पर गाया जाने वाला मादक गीत है। आप जानते हैं फागु जब महीना चलता है तो फगुआ गाया जाता है। वो जो है जैन साहित्य में उसका सबसे पहला चर्चा और रचना की गई थी। 14वीं सदी तक जैन साहित्य का सबसे लोकप्रिय रूप रास ग्रंथ रूप बन गया। आगे जो महत्वपूर्ण बिंदु है इसको देखते हैं। भारतेश्वर बाहुबली रास को जैन साहित्य की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। इसकी रचना 1144 ईस्वी में सारीभद्र सूर्य ने की थी। देखिए यहाँ जितने भी ग्रंथ है उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, आदिकालीन ग्रंथ और उसके रचनाकाल में। तो आपको चिंता करने की बात नहीं है कि यहाँ ग्रंथों की चर्चा नहीं की जा रही है। हम जो है मुख्य जो बिंदु है उसको इसमें समाहित किए हैं। ग्रंथ के बारे में नेक्स्ट वीडियो में उसको देखेंगे, ग्रंथ और रचनाकार को और उसकी जो प्रसिद्ध पंक्तियां हैं उसको। तो आप लोग चिंता करने की कोई बात नहीं है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसको देखेंगे। उसको एक अलग टॉपिक में मैंने समाहित किया है। प्रमुख जैन कवि हैं स्वयंभू, पुष्पवंत, धनपाल, जिनदत्त सूर्य, हेमचंद, सोमभद्र सूर्य, मेरुतंग आदि। ये जो है प्रमुख जो है जैन जो रचनाकार हैं ये हैं। अब आता है रासो काव्य। रासो काव्य के बारे में आप लोग बहुत अच्छी तरीका से जानते हैं, तो उसी को हम लोग यहाँ अब जानेंगे। जैन रासो काव्य धार्मिक दृष्टि से प्रधान थे, परंतु रासो ग्रंथ वीरगाथा परक थे। रासो ग्रंथों की विषय वस्तु का मूल संबंध राजाओं के चरित्र तथा प्रशंसा से है। रासो काव्यों के रचयिता राजाओं के चरित्र का वर्णन करते थे। देखिए जैन जो साहित्य था उसमें भी रासो मिलता था, लेकिन वो धार्मिक दृष्टि से प्रधान था। परंतु जब रासो काव्य जो लिखा गया है वो जो है राजाओं के आश्रयदाता में रहकर कवियों ने उसका बढ़ चढ़कर वर्णन किया है, वो ही रासो काव्य है। ऐतिहासिक रासो काव्य परंपरा के कवि प्राय राजाश्रित होते थे। उनका उद्देश्य आश्रयदाता के शौर्य एवं ऐश्वर्य को बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करना था। रासो काव्य परंपरा के ग्रंथों में ऐतिहासिक व्यक्तियों का तो उल्लेख है, परंतु ऐतिहासिक तथ्यों का अभाव है। यानी इतना बढ़ा चढ़ाकर जो है जैसे तैसे लिखा गया है जिसकी प्रामाणिकता पे संदेह हो जाता है, ऐतिहासिकता का अभाव है। आगे जो है बिंदु उसको हम लोग देखते हैं। प्रमुख रासो काव्य है पृथ्वीराज रासो, विजयपाल रासो, खुमान रासो, विसर्दो रासो, परमार रासो, हमीर रासो आदि। अब जो है हम लोग रासो शब्द की उत्पत्ति के संदर्भ में विभिन्न जो विद्वान का मत है वो निम्न आरेखों से समझा जा सकता है। यानी विभिन्न विद्वान जो है रासो शब्द की उत्पत्ति किससे माना है उसको हम लोग देखते हैं, क्योंकि सभी विद्वान ने सभी तरह से माना है। तो रासो शब्द की उत्पत्ति गारसा दातासी ने राजस्यु से माना है, हरिप्रसाद शास्त्री ने राजयश से माना है, रामचंद्र शुक्ल ने रसायन से माना है, नंद दुलारी वाजपेयी ने रास से माना है, रामस्वरूप चतुर्वेदी रासऊ से माना है, हजारी प्रसाद, दशरथ शर्मा, माता प्रसाद गुप्त ने ये तीनों जो है रासक से माना है। तो आप देख रहे हैं सभी ने अपना अपना जो है शब्द दिया है रासो शब्द की उत्पत्ति के संबंध में। गणपति चंद्रगुप्त जो है रासक, उसके बाद रास, रासा, रासु, रासो ये क्रम जो बनाया है उसको माना है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने रस से जो है रासो शब्द की उत्पत्ति माना है, और डॉक्टर नरोत्तम स्वामी ने रसिक से जो है रासो शब्द की उत्पत्ति माना है। तो देखें आप लोगों ने कि किस प्रकार जो है रासो शब्द की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न विचारकों या विद्वानों का
मत है। यहाँ से भी प्रश्न पूछ दिए जाते हैं कि रसायन से किसने माना है, इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाए। तो आप लोग इसको 1-2 बार देख लीजिएगा। इसको याद करने की आप लोग कोशिश नहीं कीजिए, 2-4 बार देखिएगा तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। इसका जो PDF है वो मर्ज किया जा रहा है। 10 तारीख तक आपको जो है एक जगह सभी PDF जो है मुहैया करा दिया जाएगा। उसके लिए आपको क्या करना है वो आपको बताया जाएगा। तो आप लोगों को चिंता करने की कोई बात नहीं है। टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ भी कुछ PDF दिया गया है, वहाँ से देख सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब आता है अलौकिक साहित्य या गद्य साहित्य। आदिकाल में जैन सिद्ध नाथ साधो नाथ रासो साहित्य के अलावा अलौकिक साहित्य भी लिखे गए, जिसमें प्रसिद्ध है ढोरा मारी दुहा, वर्ण रत्नाकर, राहुल बेर, खरीकबारी, विद्यापति पदावली, त्रिवृत्ति प्रकरण आदि। ये जो है लौकिक और गद्य साहित्य भी लिखे गए हैं, जो इस प्रकार हैं। प्रमुख कवि करोल, विद्यापति, अमीर खुसरो, दमोदर शर्मा आदि हैं। तो आप लोगों ने देखा लौकिक साहित्य भी लिखे गए हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने यहाँ देखा विभिन्न साहित्य को आदिकाल के, और उसकी जो है प्रमुख जो है बिंदु है उसको देखा। अब हम लोग देखते हैं आदिकाल की जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं वो क्या थी, उसको हम लोग देखते हैं। तो आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां जो है डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, कुछ इनमें से कौन सी आदिकाल की प्रवृत्तियां नहीं है या कौन सी प्रवृत्तियां हैं, तो यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। तो आप लोग इसको भी देख लीजिए। युद्ध में जो है युद्ध वर्णन में सजीवता, ये आदिकाल की प्रवृत्तियां हैं। संकुचित राष्ट्रीयता यानी राष्ट्रीय भावना इसमें संकुचित दिखाई पड़ता है। प्रामाणिकता में संदेह, कल्पना की प्रचुरता, वीर एवं श्रृंगार रस की प्रधानता, आश्रयदाताओं की प्रशंसा, डिंगल भाषा का प्रयोग, ये जो है महत्वपूर्ण प्रवृत्तियां हैं। बहुत सारे और प्रवृत्तियां हैं, लेकिन ये महत्वपूर्ण प्रवृत्तियां को मैंने यहाँ समाहित किया है। तो इस प्रकार आदिकाल के परिचय, कथन और जो है इसकी जो प्रवृत्तियां हैं उसको हम लोगों ने देखा। तो हमें लगता है कि यहाँ से आप जो है बहुत अच्छे से जो प्रश्न पूछा जाएगा इससे संबंधित आप लोग कीजिएगा। अगले वीडियो में हम लोग जो है आदिकाल के ग्रंथ और ग्रंथकार तथा उससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु को देखेंगे कि प्रथम कवि किसने किसको माना है, आदि किसको क्या कहा गया है। तो वो सब जो है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यहाँ जो है वीडियो लंबा होने के चलते मैंने इसको छोटा कर 2 टुकड़ों में बांटा है। तो इसमें जो है जो महत्वपूर्ण टॉपिक को समाहित किया है, उसमें दूसरा जो आएगा टॉपिक उसमें दूसरे चीजों यानी ग्रंथ और रचनाकार को समाहित करेंगे। आदिकालीन जो प्रमुख ग्रंथ है जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, प्रमुख पंक्तियां जो है उसको समाहित करेंगे। अब जो है हम लोग इससे संबंधित 2 महत्वपूर्ण MCQ है उसको देखते हैं, जो पिछले परीक्षाओं में पूछा जा चुका है और पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो पहला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार नाथों की संख्या कितनी है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार नाथों की संख्या कितनी है आपको बताने हैं। विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प का चयन करना है। BPSC के अनुसार 5 विकल्प बनाया गया है, सही विकल्प आपको ढूंढना है। इसका सही आंसर विकल्प ख हो जाएगा। जो है रामचंद्र शुक्ल के अनुसार नाथों की संख्या 9 मानी गई है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। यह कथन किस आलोचक का है। महत्वपूर्ण कथन है, भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। यह कथन किस आलोचक का है। विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प का चयन करना है। इसका जो सही आंसर है विकल्प ख हो जाएगा। यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, सिद्धों और योगियों की रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती। यह विचार किसका है। सिद्धों और योगियों की रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती। यह विचार किसका है। विकल्प आपके सामने है, सही विकल्पों का चयन करना है। तो ये जो है विकल्प का सही हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल का कथन है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है, रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से किसने मानी है। रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से किसने मानी है। विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प का चयन करना है। इसका जो सही आंसर है विकल्प ख हो जाएगा। रामचंद्र शुक्ल जो है रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से माने हैं। ये नेट के प्रश्न पिछले जो हुआ था उसमें पूछा गया है। आप लोगों का जो तैयारी है वो नेट
लेवल का कराया जा रहा है। तो हमें लगता है कि 9 to 10th और 11 to 12th जो तैयारी कर रहे हैं पीजीटी का, वो जो है बहुत अच्छे से इसको और आसानी से जो प्रश्न पूछा जाएगा उसको बनाई भी सकते हैं। और नेट और EMRS जो पीजीटी का तैयारी कर रहे हैं उसमें भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तो दोनों जो है एक साथ आपका हो जाएगा जो तैयारी कर रहे हैं, और जो हिंदी से टीजीटी पीजीटी का तैयारी कर रहे हैं उसके लिए तो काफ़ी हेल्पफुल है, उसी के लिए ये बनाया गया है। 5वां प्रश्न है, आदिकालीन साहित्य के वीर रस की रचनाओं में प्रायः किस भाषा का प्रयोग किया गया है? आदिकालीन साहित्य के वीर रस की रचनाओं में प्रायः किस भाषा का प्रयोग किया गया है? विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ग हो जाएगा, डिंगल भाषा का प्रयोग किया गया है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। किन रचनाकारों की भाषा को संधा भाषा कहा गया है? किन रचनाकारों की भाषा को संधा भाषा कहा गया है आपको बतानी है, विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प का हो जाएगा, बौद्ध सिद्ध के जो भाषा है रचनाकार के उसे संधा भाषा कहा गया है। चलिए नेक्स्ट वीडियो प्रश्न को देखते हैं। 7वां प्रश्न है, किस विद्वान ने रासो शब्द की उत्पत्ति रासक से माना है? किस विद्वान ने रासो शब्द की उत्पत्ति रासक से माना है आपको बताना है, विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प का चयन करना है। आप लोग इसका सही जवाब दे पाइएगा, हमें पता है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प घ हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि हजारी प्रसाद द्विवेदी ही माने हैं, दशरथ शर्मा भी माने हैं, माता प्रसाद गुप्त भी माने, ये तीनों रासक से माने हैं। तो उपयुक्त में से एक से अधिक यानी विकल्प घ सही। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। कबीर के उलटवासियों, यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, कबीर के उलटवासियों के विशेषज्ञ माने जाते हैं। कबीर जो उलटवासियों के विशेषज्ञ माने जाते हैं। इससे पहले उलटवासियां किस साहित्य में प्राप्त होती है? ये जो है पिछले बार टीजीटी में पूछा गया प्रश्न है, बीपीएससी टीजीटी में। तो आप लोग इसका जो है सही जवाब आसानी से दे पाइएगा, क्योंकि पहले ही पढ़ चुके हैं प्रैक्टिस सेट में। कबीर उलटवासियों के विशेषज्ञ माने जाते हैं। इससे पहले उलटवासियां किस साहित्य में प्राप्त होती है? आपके पास विकल्प 5 है, सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका सही आंसर विकल्प का हो जाएगा, सिद्ध साहित्य में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 9वां जो प्रश्न है उसमें बताया गया है कि सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई है? सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई है आपको बताना है, विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प का चयन करना है। सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई है? आप लोग इसका सही जवाब दे पाइएगा। तो इसका सही आंसर विकल्प हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि सिद्धों की संख्या 84 मानी गई है। यहाँ 84 विकल्प में नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। आपको जो है बीपीएससी कई प्रश्नों में फंसाने का कोशिश करेगा, तो मैंने प्रश्न का डिजाइन उसी प्रकार किया है ताकि आपको अभी से ही आदत बन जाए। आगे जो नोटिफिकेशन आएगा उसके अनुसार हम लोग विकल्प को परिवर्तन करेंगे, लेकिन अभी जो है हम 5 विकल्प लेकर ही चलेंगे। इस वीडियो का अंतिम और 10वां प्रश्न है, शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमामंडित भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। गोरखनाथ के संबंध में यह कथन किस आलोचक का है? शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमामंडित भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। गोरखनाथ के संबंध में यह कथन किस आलोचक का है आपको बताने हैं, विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ख हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इस प्रकार हम लोगों ने आज आदिकाल की परिचय, प्रवृत्ति एवं कथन को समझा। जो मुख्य बिंदु छूट गया है उसको हम लोग प्रैक्टिस सेट में कर देंगे, तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। बाकी जो है नेक्स्ट वीडियो में आदिकाल के जो प्रमुख ग्रंथ है उसके रचनाकार तथा किस रचनाकार को कौन सा उपनाम दिया गया, उस सभी बिंदुओं को हम लोग नेक्स्ट जो है वीडियो है उसमें देखेंगे। और जो है हम लोग आदिकाल के जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसको भी उसमें समाहित करेंगे। तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है, आपको जो है तैयारी बहुत अच्छे से कराई जा रही है। आप लोग सिर्फ वीडियो को देखिए और अभ्यास कीजिए। इसका जो पीडीएफ है वो मर्ज किया जा रहा है, 10 तारीख तक सभी एक साथ आपको मिल जाएगा। तो जो है उसका जो है टाइपिंग अप जो रीडिंग चल रहा है, तो आप लोग थोड़ा सा इंतजार कीजिए। और हम लोग जो है बारी बारी से टॉपिक को कर रहे हैं। आप लोग जो है सिलेबस का मांग कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए विभाग ने सिलेबस कोई जारी नहीं किया है। जब नोटिफिकेशन आएगा तो सिलेबस आएगा, तो उसके अनुसार हम लोग तैयारी करेंगे। जो टॉपिक छूटेगा, लेकिन जो समान हिंदी साहित्य है उसका हम लोग तैयारी तब तक कर लेंगे ताकि हम लोग समय पे
समय से तैयारी कर पाएँ। और हम लोग इस बार खूब प्रैक्टिस सेट करेंगे ताकि जो है ज़्यादा प्रश्नों को हम लोग जो है आंखों के सामने देख पाएँ और समझ सकें। तो आप लोग चिंता ना करें, सिर्फ जो है वीडियो देखते रहें और मेरे चैनल पे बने रहें। हम जो है आपके लिए चिंता कर रहे हैं और आपकी तैयारी को लेकर हम पूरा कोशिश कर रहे हैं कि आपकी तैयारी अच्छी लेवल से हो जाए। व्याकरण भी हम लोग पढ़ेंगे, जो 20 नंबर का व्याकरण पूछा जाता है हिंदी में और 60 नंबर का हिंदी साहित्य रहता है। तो सबसे पहले हिंदी साहित्य देख रहे हैं, उसके बाद जो है हम लोग उसको कर लेंगे। और आप लोग जो है SCERT का बात कर रहे हैं, तो हम लोग उसको जो है अलग से 6 to 8, 9 to 10 और 11 to 12 एक वीडियो में तीनों खत्म कर देंगे। तो आप लोग जो है इस बात को नहीं कमेंट में लिखें कि SCERT का तैयारी करवाइए, क्योंकि कब क्या करना होगा हम जानते हैं और आपके लिए ही हम मेहनत कर रहे हैं। तो एक एक चीज़ को हम जो है टॉपिक बाय डिटेल से पढ़ लेंगे, तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। आप लोग जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दें ताकि हमें एक उत्साह और मोटिवेशन मिलता रहे, क्योंकि आप जब सहयोग करते हैं तो हमें जो है एक उत्साह मिलता है और हम दुगने उत्साह के साथ आपके साथ जो है वीडियो पे आते हैं और मेहनत करते हैं। तो आप लोग जो है शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। व्हाट्सएप नंबर मेरा है जो आप लोगों द्वारा मांगा जा रहा है 72 61 81 53 07। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप लोग अपनी समस्या को व्हाट्सएप कर सकते हैं। और कॉल जो है करने का कोशिश कम करें, क्योंकि कॉल उठाने लगेंगे तो हम दिन भर कॉल ही उठाते रह जाएंगे। तो आप लोग जो है व्हाट्सएप करें, व्हाट्सएप जो है एक बार हम समस्या का समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आप लोग यूं ही सहयोग बनाए रखें और मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक आप लोग वीडियो देखें और इसको 1-2 बार प्रैक्टिस भी करें, रिवीजन भी करते जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।